competitors. Today we will start the redox reactions and lecture number 2. Today lecture we have to study about the reducing agent as well as oxidizing agent and also study about the types of redox reaction. It's a very important topic to understand the reducing agent as well as oxidizing agent. और ये टॉपिक हम समझ रहे हैं तो इसका जो बेसिक है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर. लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर देखा था एंड टुडे we understand the concept of oxidizing agent as well as reducing agent with the help of the oxidation number. और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसके एप्लीकेशंस हैं वो इस कंसेप्ट से बहुत अच्छी क्लियर होती हैं. तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. लेट्स वी स्टार्ट. रेडॉक्स रिएक्शन यूनिट कर रहे हैं और रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आज हम लेके चल रहे हैं लेक्चर नंबर 2. आज हमारे पास रहेगा लेक्चर नंबर 2. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पार्ट्स को हम लेके चल रहे हैं. तो हमारे पास है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम रेडॉक्स रिएक्शंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे एंड दैट टॉपिक इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. ये कंसेप्ट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और केमिस्ट्री में बार बार इसका जिक्र आता है, चर्चा आती है. तो चलिए इस टॉपिक को हम पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उसके बाद हम लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेंट? सेम मीनिंग होता है. कई बार आपके साथ ऑक्सीडेंट लिखा हो या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हो तो उसका मीनिंग सेम होता है. So there are the three properties of oxidizing agent. And the first one property is the substance which oxidize other but itself get reduced. कहता है दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करे लेकिन खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए. प्रॉपर्टी नंबर 2 द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स. अगर ऊपर वाला सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ तो इससे समझ ले कि मान लीजिए कॉपर 2 पॉजिटिव है तो इसने यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में. तो यहाँ इसको देखा जाए तो कॉपर ने क्या किया है? रिडक्शन किया है. क्या किया है? रिडक्शन. तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो रिडक्शन. तो यहाँ लिखा है इट सेल्फ गेट रिड्यूस, जो रिड्यूस हो जाए. ठीक है. सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर, अगले का तो ऑक्सीडेशन कर दिया. अगर इस रिएक्शन को देखो तो अगले को तो ऑक्सीडाइज कर दिया लेकिन सेल्फ क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. या दूसरे शब्दों में अगर नहीं समझ में आए तो सेकंड सेंटेंस पे आ सकते हैं सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले. थर्ड पॉइंट द सब्सटेंस विच शो डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर. या तीसरा इस पॉइंट से समझ सकते हो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है और कॉपर की कितनी होगी? 0. तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है, तो वहां जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब शब्दों में कह सकते हो डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिडक्शन, घट रहा है, रिडक्शन. और जिसके अंदर रिडक्शन हो जाए इसको याद रख सकते हो. देखो यहाँ भी रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन. जिसके अंदर रिडक्शन हो जाता है जिस सब्सटेंस के अंदर, तो उस सब्सटेंस को उल्टा बोलेंगे हम. जिसके अंदर रिडक्शन हो रखा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर इसको बोलेंगे ऑक्सीडेंट. आप इसको इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि जिसके अंदर रिडक्शन हो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या फिर क्या कहेंगे? उसको ऑक्सीडेंट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड, क्लोरीन, KCl और फिर उसके बाद हमारे पास बना आयोडीन. नाउ फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट. नाउ +1 -1 0 +1 -1 0. अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इसके अंदर किस किस सब्सटेंस में क्या हुआ है, तो क्लोरीन की वैल्यू 0 से और -1 हुई है. तो इसके अंदर क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है 0 से -1. तो यहाँ से 0 से क्लोरीन कितनी होगी? माइनस. तो इसके अंदर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है. सो दिस एजेंट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर होगा. वेरी सिंपल कंसेप्ट है और आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे हम एग्जांपल्स लेते हैं. दूसरा आता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट. वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अब रिड्यूसिंग एजेंट है. तो सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज. सब्सटेंस विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दें.
ठीक है। सब्सटेंस विच शो इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए यहाँ पोटाशियम +1 है, आयोडीन का कितना है -1, और यहाँ देखा जाए तो हमारे पास जो आयोडीन है वो होमो एटॉमिक है, तो इसका हो जाएगा 0। तो -1 से वैल्यू 0 हुई, -1 से वैल्यू 0 हुई है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ यहाँ इंक्रीज। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो प्रोसेस क्या होता है ऑक्सीडेशन। और यदि जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो वो कैसा एजेंट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास ये आई नेगेटिव कैसा एजेंट हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ओवरऑल यदि हम इस पॉइंट की समरी देखें तो हमने क्या देखा कि जिस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसके अंदर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि किसी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो मान लीजिए ए है, ए का यदि ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हमारे पास कैसे एजेंट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बी सब्सटेंस है, बी सब्सटेंस के अंदर यदि रिडक्शन हो जाएगा, बी सब्सटेंस में क्या हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या हो जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कैसा सब एजेंट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर यदि इंक्रीज हो रखा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है घटना। तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रखा है, रिड्यूस हो रखा है, क्या हो रखा है रिड्यूस, तो वहां भी आप इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक तरीका ये होता है आइडेंटिफाई करना, एक इससे, इन दोनों मेथड से किसी से भी आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, और उसी से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बता सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर हमें किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना हो, अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी देखा है, तो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। अभी जो हमने किया उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और यदि सल्फर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो H2S, इसको हमने क्या माना x, ये कितना हो जाएगा +2 इजिकल टू 0, हाइड्रोजन पे +1 होता है तो x इजिकल टू कितना है -2, तो ये देखिए -2 हो गया। हाइड्रोजन पे हमेशा +1, ऑक्सीजन पे -2, ऑक्सीजन पे -2, सिंगल एलिमेंट 0। अब हमें यहाँ नाइट्रोजन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने लिया HNO3, एक्स वैल्यू मानी, हाइड्रोजन की वैल्यू +1 होती है, ऑक्सीजन की -6 इजिकल टू 0। स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, x-5 इजिकल टू 0, x इजिकल टू कितना आएगा +5। तो यहाँ नाइट्रोजन कितनी आई +5। NO में अगर इसको हम x मान लें और ये कितना होगा -2, तो x इजिकल टू कितना आएगा +2। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है +2। तो आप देख पा रहे हैं अगर हम हाइड्रोजन की वैल्यू देखें तो सेम है, लेकिन सल्फर सल्फर की वैल्यू जो है -2 से और 0 हो गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है यहाँ इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है इंक्रीज, तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर। नाइट्रोजन +5 से और हमारे पास कितना हो गया +2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया डिक्रीज, तो यहाँ क्या हो गया रिडक्शन। अब जिसमें ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ अगर हमसे पूछा जाए तो सल्फर 2 नेगेटिव ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये हमारे पास कौन सा एजेंट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ नाइट्रोजन हमारे पास क्योंकि डिक्रीज हुआ है, ये कौन सा एजेंट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो यहाँ हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस कंपाउंड हमारे पास क्या है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से हम इसके कंसेप्ट को बता सकते हैं। लेट्स वी टेक द अनदर एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल से फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं KMnO4 है। अब हमारे पास KMnO4, पोटाशियम को सभी को पता है +1 होती है, और ऑक्सीजन की क्या होती है -2। तो Mn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -8 +1 इजिकल टू 0, -7 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +7। तो ये देखो हमारे पास क्या है +7 है। ऐसे हमारे पास H2C2O4 है, तो हाइड्रोजन अंडरस्टूड है +1 आएगी, तो ये हमारे पास -2 आएगी। तो सिर्फ हमें कार्बन फाइंड आउट करना है, तो कार्बन है 2x,
ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 इजिकल टू 0, 2x - 6 इजिकल टू 0, और x इजिकल टू हमारे पास क्या आएगा, 6/2 इजिकल टू 3 +3। तो यहाँ कार्बन की वैल्यू कितनी आएगी, +3 वैल्यू आएगी। ऐसे ही इसके ऊपर चार्ज है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, +2 चार्ज। और यहाँ हमारे पास कार्बन शायद और कंपाउंड होना चाहिए, सिंगल कार्बन, यदि फॉर एग्जांपल सिंगल कार्बन लेते हैं तो बैलेंस तो होगी नहीं, तो हमारे पास ये होगा C2H4 होना चाहिए, ये एलिमेंट्स होना चाहिए C2H4। तो देखो बैलेंस भी हो जाएगी, क्योंकि पोटाशियम भी नहीं है इसके साथ, तो बैलेंस नहीं है इक्वेशन, इसका कोई न कोई एलिमेंट मिसिंग आगे से। पर हम इसी पार्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे, इतने पार्ट से। तो हमारे पास देखो +7 है Mn, तो +7 से कितना हो गया, +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया यहाँ, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये जो एजेंट है, ये कौन सा एजेंट हो गया हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। ऐसे अगर ये आगे कंपाउंड देखते तो हम कार्बन की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ये एग्जाम्पल। तो देखो इसमें नाइट्रोजन इसकी वैल्यू 0, हेलोजन की -1, ठीक है, हाइड्रोजन की +1, यहाँ 0, यहाँ हाइड्रोजन की +1, OH की, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन फिर +1 है। तो यहाँ नाइट्रोजन बच गया हमारे पास, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी। तो देखो NH4OH, अगर हमें इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास कितनी होगी। तो हमारे पास दो एस्पेक्ट इसको निकालने के लिए, वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि इस कंपाउंड को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो आता है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ऐसा आयंस होता है, तो इसके अंदर आसानी से NH4 पॉजिटिव ही निकाल लो, वही रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हम इसके निकालते हैं x +4 -2 +1 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू कितना आएगा, +2 +1 इजिकल टू 0, और x इजिकल टू कितना आएगा, +3। अब देखो जब मैंने आयंस में डिसोसिएट किया था, तो वहां से निकालो तो कितनी आएगी, x +4 और इजिकल टू +1, x इजिकल टू, हम सॉरी यहाँ -3 आएगा, हम इस तरफ लेके जाएंगे +4 को, तो +1 -4 इजिकल टू कितना आएगा, -3। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि नाइट्रोजन की वैल्यू जो है -3। आप कैसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट कंपाउंड से, या आयंस में डिसोसिएट करके निकालो तब भी -3 आएगा। इसमें आओ अगले कंपाउंड में, NH4Br, इस वैल्यू को x माना, इसकी +4, इसकी -1 इजिकल टू 0, और x इजिकल टू कितना है, +3 इजिकल टू 0, और x इजिकल टू कितना है, -3। तो नाइट्रोजन तो दोनों जगह -3 है, इसमें तो कुछ होगा नहीं। तो हमारे पास जो बदलाव है वो सिर्फ किसके अंदर है, हाँ यहाँ तो नाइट्रोजन बदलाव नहीं, लेकिन यहाँ है। तो -3 से वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ, इंक्रीज। इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है वो कौन सा एजेंट हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ब्रोमीन 0 से हमारे पास क्या हुआ है, -1, घटी है वैल्यू। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, घटा है। घटा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और इन केस ऑफ द रिडक्शन दैट एजेंट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर Br नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर +1 आएगी, -1 -2 0, और ये हमारे पास है NaOH। देखो इस पे +1, इसमें -2, इसमें +1। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में तो कोई बदलाव हुआ नहीं। हाँ ब्रोमीन में हुआ है, -1 से वैल्यू 0 होगी, तो माइनस से प्लस की तरफ गए, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज। इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा इसके अंदर, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें, यहाँ भी ब्रोमीन में -1 से क्या हो रखी है, 0 हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ भी -1 से 0 है, तो सेम सेम पॉइंट आएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा और किसके अंदर रिडक्शन होगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, कहता है कौन इन रिएक्शंस के अंदर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करता है, ये हमें इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो भी एस्पेक्ट दे रखा है उससे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है और एस्पेक्ट है, इससे समझने में हमें आसानी होगी। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स वी टेक द फर्स्ट केस, दैट इज कॉल्ड H3PO3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, X-6 और +3 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, +3 आएगा। अब यहाँ हमें क्या देखना है कि फोस्फोर्स का है वो क्या कर सकता है, कि भी कोई भी एलिमेंट्स जो है उसके दो एस्पेक्ट देखने होते हैं। जो कोर कंसेप्ट आपको यहाँ ध्यान रखना है, कोर कंसेप्ट क्या है। कोर कंसेप्ट इस केस में होता है कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई एलिमेंट अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोएस्ट वैल्यू में, तो उससे नीचे तो जा नहीं सकता, मतलब वो ऊपर वाली में जा सकता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और यदि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और लोअर में जाएगा तो अपने लॉस करेगा। लेकिन यदि एलिमेंट बीच के अंदर है तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो फॉस्फोरस का नंबर कितना होता है, 15 होता है, 285। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास कितनी हो सकती है, +5 तक जा सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इसकी वैल्यू क्या जा सकती है, +5। यहाँ दे कितना रखा है हमें, +3 दे रखा है। तो यहाँ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 जा सकती है। तो ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों बिहेवियर शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एस्पेक्ट इसके अंदर आएंगे, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। HCl के अंदर आते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये इसकी कौन सी है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जिसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा किस तरह का बिहेवियर करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर करता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कैसा बिहेवियर करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करेगा। ठीक है, बीच में होगा दोनों तरफ। तो लोवेस्ट जब किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है क्लोरीन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करेगा, क्योंकि इससे नीचे तो जा नहीं सकता। ये सिर्फ क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो याद रखने का है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमसे पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। KMnO4, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे हम, X-8 और +1 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब KMnO4 के Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसी स्टेट है, हाईएस्ट। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जब अगर किसी को होती है तो कौन सा एजेंट हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है हाईएस्ट के अंदर। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारे पास जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है करेक्ट क्या बनेगा, थर्ड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर SO2 के अंदर आते हैं, तो X-4 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू हमारे पास क्या आती है, +4। लेकिन हमें पता है सल्फर का नंबर 16 होता है, तो 286। तो इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 तक जा सकती है। कितनी जा सकती है, +6। और लोअर नीचे तक जा सकती है, तो +4 का है बीच में, तो ये इधर भी जा सकती है वैल्यू और इधर भी जा सकती है। तो अगर दोनों के दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए इसके अंदर जो बिहेवियर होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों बिहेवियर मिले। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ये आएगा। तो ओवरऑल हमने जो कंक्लूजन सीखा इस क्वेश्चन से, वो सीखा कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, यदि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की है तो वो हमेशा बिहेवियर लोअर का मतलब कम, रिड्यूस, तो वो कौन सा एजेंट शो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। और किसी एलिमेंट की यदि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लोअर वैल्यू आ जाती है तो उसके रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। और यदि वैल्यू बीच में आती है किसी की ऑक्सीडेशन नंबर की, तो वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो वो दोनों बिहेवियर शो करता है, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप कहेंगे सर हायर और लोअर का पता कैसे लगेगा किसी एलिमेंट का। तो किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम पोजीशन देखते हैं, तो जैसे फोस्फोरस है, ये किस मेंबर का मेंबर आता है, ग्रुप 15 का मेंबर आता है। तो ग्रुप 15 का मतलब इसकी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +5 हायर। ठीक है। ऐसे ही Mn है, ये डी एंड ब्लॉक का मेंबर है, इसमें +7 आती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लग जाता है। क्लोरीन है, ठीक है। ऐसे ही सल्फर है, सल्फर 16 ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 16 का मेंबर है सल्फर।
तो ग्रुप 16 का है तो इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्लियर है? क्लोरीन है तो क्लोरीन 17 ग्रुप का मेंबर है, ये -1 से +7 तक जा सकती है वेरिएबल। तो हमारा कहने का मतलब है कि इस तरह से हम उस एलिमेंट के ग्रुप पहचानते हैं तो बता देंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है। अपने पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला, कि बताइए H2S जो है वो कैसा बिहेवियर शो करेगा। तो देखो H2S में हम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की x +2 = 0, तो x कितने आ गई, -2। अब देखो सल्फर का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, नंबर देखें, तो 16 होता है। तो 16 में क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 और 4 16, 3p4। अगर हम इसकी पूछिए थर्ड सेल है, कौन सी सेल है, थर्ड सेल, ठीक है। तो थर्ड सेल में से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा सकते हैं, तो देखो 2 यहाँ से जा सकते हैं, 4 यहाँ से जा सकते हैं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी है लॉस करने की, +6 है। और वैसे इसके देखी जाए कि गेन कितने कर सकता है लॉस के अलावा, मतलब गेन कितने कर सकता है, तो P4 है। पी की आउटर मोस्ट सेल अगर 6 हो जाए तो कंप्लीट, तो ये बाहर से कितने ले सकता है, 2 ले सकता है। 2 के अलावा तो ले नहीं सकता। जैसे 2 ये गेन करेगा बाहर से, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिए, ये हो जाएगा 3s2, 3p6। तो मतलब इसकी लेने की टेंडेंसी कितनी है, 2, तो मतलब 2 का मतलब -2। तो वेरिएबल स्टेट हुई इसकी -2 से +6। अब ये यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करेगा, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करेगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी आई है, -2। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करेगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये बीच में होता तो दोनों बिहेवियर शो करता, अपर लेयर पे होता तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हैं हम कि इसकी आउटर मोस्ट में कितने कितने लॉस कर सकता है, मैक्सिमम इतने, गेन कितने कर सकता है, इतने गेन करेगा उसकी मिनिमम होगी, लॉस करेगा उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ऐसे हम इसके बारे में बता सकते हैं कि एजेंट कैसा होगा। तो आज हमने एक टॉपिक किया रेडॉक्स रिएक्शंस का, और चलिए इसी के साथ हम सेकंड टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो इसी से कनेक्टेड टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। वन इज नोन एज द intermolecular redox reactions, second is intramolecular redox reactions, and disproportionation reactions and comproportionation reactions. तो there are the 4 types of redox reactions, और एक एक टाइप्स को हम स्टडी करने की चलते हैं, स्टडी करते हैं। इंटर मोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सेपरेटली इन डिफरेंट कंपाउंड्स, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस। एग्जांपल समझते हैं हम। यहाँ हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, -1 आएगी। यहाँ हम निकालेंगे तो इसकी -1 आएगी, इसकी +3 आएगी। आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ +4 आएगी, यहाँ -1 आएगी, यहाँ +2 आएगी, और यहाँ -1 आएगी। आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वैल्यू आएगी। तो +4 से वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, +2 से +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, यहाँ डिक्रीज हुआ है, घटा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ अगर हम आयरन में देखें तो +3 से वैल्यू कितनी होगी, +2। तो आयरन के अंदर भी हमारे पास, सॉरी मैंने गलत बता दिया, +2 से वैल्यू +4 हुई है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ घटेगा नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा। यहाँ +4 से वैल्यू, सॉरी +2 से वैल्यू कितनी हो जाती है, +4 हो जाती है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो होगा ऑक्सीडेशन। क्लियर? यहाँ +3 से और वैल्यू कितनी हो जाती है, +2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज, घटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन। कहता है ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सेपरेटली, कहता है ऑक्सीडेशन भी अलग कंपाउंड में हो और रिडक्शन भी अलग कंपाउंड में हो, इन डिफरेंट कंपाउंड्स, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो चलिए अगली टाइप के ऊपर आते हैं हम, और उस टाइप से अगली रिएक्शंस को हम शो करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास आती है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज द सेकंड टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये क्या कहता है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन ए सिंगल कंपाउंड, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। कहते हैं एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए। जैसे एग्जांपल लिया हमने,
पोटाशियम +1, यहाँ +1, कोई दिक्कत नहीं। +5, यहाँ कितनी होगी, -1, यहाँ 0। तो देखो +5 से, और यहाँ वैल्यू कितनी हुई है, -1, तो +5 से वैल्यू कितनी होगी, -1 वैल्यू। तो यहाँ क्या हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, सिंगल कंपाउंड में क्या हो गया, +5 से वैल्यू कितनी होगी, -1 हुई। तो +5 से -1 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। घटेगा तो हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ -2 से वैल्यू कितनी हुई है, 0। तो माइनस से वैल्यू 0 हुई है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखा जाए तो सेम कंपाउंड है, और सेम कंपाउंड में रिडक्शन भी हो रखा है और ऑक्सीडेशन भी हो रखा है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट टाइप लेते हैं हम, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कंपाउंड सेम था लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट थे। अब क्या हो गया, अब कहता है एलिमेंट ही सेम हो जाए। व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन द सेम एलिमेंट ऑफ द सेम कंपाउंड, कंपाउंड भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, देन रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, तो यहाँ ऑक्सीजन की -1 है, यहाँ ऑक्सीजन -2 है, यहाँ 0 है। तो कहते हैं यहाँ -1 से वैल्यू कितनी होगी, -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, यहाँ घटा है, डिक्रीज हुआ है। और यहाँ -1 से 0 होगी, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज। कहता कंपाउंड तो सेम है लेकिन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बातें हों, तो ऐसी रिएक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ऐसे हम एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कॉपर पॉजिटिव है तो इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +2 होगी, इसकी 0। तो देखो इसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें क्या हुआ है, डिक्रीज। ऐसे हम ब्रोमीन का केस लें, इस पे 0 होती है, तो यहाँ ब्रोमीन देखेंगे तो -1 होगी, लेकिन इस वाले केस में निकालेंगे तो ब्रोमीन की वैल्यू बढ़ के आएगी, BrO3 नेगेटिव। हमने लिखा x -6 = -1, और x = कितना हो गया, +5। देखो बड़ी है वैल्यू। तो एक ही एलिमेंट में रिडक्शन भी हो जाए और एक एलिमेंट में क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, इट इज रिवर्स ऑफ द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से उल्टी हो उसको बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। An element in two different oxidation states combine to give a single oxidation state product that is called intermediate oxidation state। कहता है जैसे इस केस में देखो, वहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ था, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 से नाइट्रोजन कितना हो गया, +5, और 0 से कितना हो गया, -3। दोनों स्टेट होगी, तो रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ भी अगर हम देखें तो -1 से कितनी हुई, 0, और -1 से कितनी हुई, -2। तो कैसी रिएक्शन होगी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का रिवर्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो ये हमारे पास केस थे। अब हम एग्जांपल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो बताइए इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। इस केस को अगर हम देखें तो एक एलिमेंट जो दोनों तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे उसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का पार्ट लेके चलते हैं। तो चलिए देखो हम इस पार्ट के ऊपर आते हैं, और इस पार्ट में ध्यान से देखें, कहता है कौन सा एलिमेंट जो है वो अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस मतलब सेम एलिमेंट दो तरह के ऑक्सीडेशन, मतलब रिडक्शन भी शो करे और ऑक्सीडेशन भी शो करे। तो H2S में यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो H2S में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है x, और +2 = 0, x कितनी आती है, -2, जो कि सल्फर की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हमने बताया था जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। HNO3 में यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो x -6, और ये कितनी होगी, +1 = 0, x -5 = 0, x +5। नाइट्रोजन किस ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 15 का है, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +5। तो नाइट्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +5। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये हमारे पास कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में दोनों प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो अब इसके अंदर तो एक ही प्रॉपर्टी हो सकती है, H3OPO3। इसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास कितनी आई, x -6 = +3,
और ये हमारे पास जीरो, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू कितनी आएगी, +3। अब फोर्स है वो किस ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 15 का मेंबर है, तो इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +5। और भी लोअर तो हम इसकी निकाल लेंगे, तो इसका मतलब +3 वैल्यू आई है। तो +3 वैल्यू जो है वो बीच की वैल्यू है, ये आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है, दोनों बिहेवियर शो कर सकती है। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, एज वेल एज क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों प्रॉपर्टी। और जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। अगर हम HClO4 का केस देखें तो HClO4 के केस में x-8 और +1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +7। अब हमें पता है इस बात का कि क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का मेंबर है, हेलोजन का मेंबर है, और 17 वालों में हाईएस्ट कितने आती है, +7 आती है। तो इसका मतलब हाईएस्ट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने बिहेवियर करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कितने बिहेवियर नहीं करेगा। तो इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो हमारे पास थर्ड आंसर आएगा। तो ये पॉइंट हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम बताएंगे। आप बताइए ये जो रिएक्शंस है ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये रिएक्शंस हमें एक्सप्लेन करनी है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, +1, -1 मेटल के साथ हाइड्रोजन की -1 होती है 0, और ये हमारे पास क्या होगी, 0। तो देखो +1 से वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और -1 से क्या होगी, 0 होगी। यहाँ एक कंपाउंड है, सेम कंपाउंड, और सेम कंपाउंड हमें क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और रिडक्शन शो कर रहा है। कंपाउंड सेम है बट एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस। हमने पढ़ा था इंटरमोलिकुलर में दोनों कंपाउंड कितने डिफरेंट होते हैं, इंट्रामोलिकुलर में सेम कंपाउंड होता है लेकिन एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कंपाउंड भी सेम होता है लेकिन सेम एलिमेंट के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, इससे रिवर्ट जो डिस्पोर्शन से होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा है। और आज हमने जो रेडॉक्स रिएक्शंस था उसका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन किया है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस को जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि नए नए लेक्चर्स जैसे बनते जाएंगे मैं अपलोड करता जाऊंगा और आप आसानी से अपने कंसेप्ट की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।